आपको इलाहाबादी के कंटेंट पे आपत्ति हुई। आपत्ति किस बात पे है कि वो निजी कंटेंट को पब्लिक बनाना चाह रहे हैं और उसकी मार्केट क्रिएट करना चाह रहे हैं। जितनी अश्लीलता हमारे टॉयलेट में युवा लिखते हैं, ट्रेन के डब्बों में नंबर लिख देते हैं, टॉयलेट्स में गंदी बातें लिख देते हैं, कमेंट लिखते हैं, वो क्या है? वो हमारा यौन फ्रस्ट्रेशन है। पश्चिम सभ्यता ये चाहती है कि भारत की संस्कृति खत्म हो जाए। पश्चिमी सभ्यता चाहती है कि जितनी भी सेंसरी परसेप्शन हैं इंसान के, इंद्रिय जन्य जितनी भी दुर्बलताएं हैं, उनका एक बाजार क्रिएट किया जाए। बिकनी के कलर पे तो बवाल होता है, लेकिन बिकनी आ गया, ये हमारी भारतीय फिल्म में बड़ी बात है। मानसिक रूप से तैयार नहीं तो आप उत्पादों को नहीं ग्रहण करेंगे। एक तरफ हमारे यहाँ महाकुंभ जैसे सनातन पर एकदम चल रहा है युवाओं में, और मतलब हर तरह का उसमें जोश है, सभी लोग जा रहे हैं, और दूसरी तरफ ऐसा कंटेंट, पुअर कंटेंट। तो जो चीज़ आपको समझ में ना आए वो स्वीकार्य है कि नहीं स्वीकार्य है, कितने लेवल तक स्वीकार्य है, तो पहले उसका प्रयोग अपने घर में हम कर लें। हमारा समाज अपनी संस्कृति और सभ्यता के चलते अलग बनता है और इस पे हमें गर्व भी होता है, लेकिन आरोप ये भी लगता है कि जब से जो फिल्म इंडस्ट्री है वो अपने कंटेंट और हावी होती गई, हमारा समाज, हमारी संस्कृति कहीं ना कहीं बदलती गई और कहा जाए तो बिगड़ती गई। अभी हाल ही में एक शो जिसको लेके बहुत बवाल हुआ, और इसके बाद ये हुआ कि जो सोशल मीडिया कंटेंट है उस पे सेंसरशिप लगनी चाहिए या कुछ भी सोशल मीडिया पे परोसा जाए। क्या सोशल मीडिया का जो कंटेंट है वो हमारे समाज को बदल रहा है और हमारे युवाओं को गलत दिशा में लेके जा रहा है? इन्हीं सब पे बात करने के लिए आज हमारे साथ जो मेहमान हैं वो सामाजिक चिंतक अर्जुन देव साहब हैं, और हमारी पूरी टीम है ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि कंटेंट कैसा होना चाहिए, क्या समाज में ये बदलता हुआ कंटेंट अब स्टॉप है? तो सर बहुत बहुत स्वागत है हमारा। धन्यवाद धन्यवाद। सर सबसे पहले यही, ओटीटी ने जब से जन्म लिया है कोविड के बाद, आप देखिए उल्लू टीवी आया, कुकू टीवी आया, क्या क्या आया, और अब तो ऐसा है कि आप एक साथ घर के सभी लोग बैठ के टीवी नहीं देख सकते हैं, आज के दौर की हकीकत। तो संस्कृति ऐसे, क्या अब हम किधर जा रहे हैं? देखिए, इसको अगर मोटे तौर पे देखा जाए तो जो लोग उसके एक्टिव पार्टिसिपेंट हैं उनके साथ से ये प्रगतिशीलता है, ये मॉडर्निटी है, आधुनिकता है। और परंपरागत समाजों के लिए ये अश्लीलता है, बेहूदगी है, भोंडापन है और समाज के लिए खतरनाक है, ठीक नहीं है। समाज अपनी जो प्रतिक्रिया देता है वो अपने नॉर्म्स के हिसाब से देता है कि हमारे समाज के नॉर्म्स क्या हैं, और समाज ने अपने नॉर्म्स और प्रतिमान बनाए हुए हैं कि किन का हमें पालन करना है, किन का नहीं करना है। वल्गैरिटी का भी पैमाना तय है कि वल्गैरिटी किस लेवल की चीज़ें वल्गैरिटी के दायरे में आएंगे और किस लेवल की चीज़ें वल्गैरिटी का जो क्राइम है, जो अपराध है, वो हम आपको सू करेंगे या आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। परंतु पिछले कुछ दिनों से ये जो आपने अभी ओटीटी और तमाम जो बताया आपने, फला चैनल, कुकू चैनल और वो सब चैनल, ये इसका केवल एक स्ट्रेसिफिकेशन है, स्त्रीकरण है, स्त्रीकरण हो गया है। इससे पहले भारत में कुछ और भी चीज़ें रही हैं, मौजूद रही हैं, जो वर्तमान सरकार में अब बैन हैं। होता क्या है कि जो दमित इच्छाएं होती हैं, उन दमित इच्छाओं को व्यक्त करने के लिए हम लोग कोई ना कोई अवसर तलाशते रहते हैं। तो भारतीय समाज में भारतीय संस्कृति इतनी विविधतापूर्ण रही है कि इसने लोगों को अवसर दिए। मैं उदाहरण के लिए बताता हूँ कि होली का त्यौहार जब आने वाला है बहुत जल्दी, बसंत ऋतु, तो क्योंकि ये एक परिवर्तन की ऋतु होती है, परिवर्तन की बेला होती है, पेड़ों पे नए पत्ते आते हैं, नए फूल आते हैं, नई सुगंध वायु में बह रही होती है, उसका प्रभाव जनमानस पे भी होता है, युवाओं पे भी होता है। तो उनको एक दिन का एक अवसर दे दिया कि वो 2-3 दिन खाएं पिएं, मौज करें, एंजॉय करें, भाभी के साथ खेलें या किसी और के साथ रंग खेलें, रंग लगाए, फागुन गए, और उसके बाद वापस 1 दिन बाद, 2 दिन बाद उस उत्सव को मनाकर वापस अपने जनरल रूटीन में लौट जाएं। परंतु ये जो पश्चिमी सभ्यता है, इसने इतना ज़्यादा मेटीरियलिज्म परोस दिया है
कि उसने सांस्कृतिक समाजों के और पौराणिक समाजों के प्रतिमानों को बदल दिया, स्टैंडर्ड को चेंज कर दिया है। और स्टैंडर्ड को चेंज करने में सबसे ज़्यादा जो उन्होंने इस्तेमाल किया अवधारणा का, वो नारी मुक्ति की अवधारणा का इस्तेमाल किया। तो नारी मुक्ति की अवधारणा का इस्तेमाल करके और उसको पार्टिसिपेंट बना के वो इन चीज़ों का बखूबी इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये पूरा का पूरा खेल उनके हक में है, और ये कह रहे हैं ये कि नारी मुक्ति के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं, नारी मुक्ति का हम आंदोलन चला रहे हैं, जबकि नियंत्रण उनपे पूरा प्राइवेट कंपनीज का। यानी इस तरीके से सरल शब्दों में समझा जाए तो पश्चिम सभ्यता ये चाहती है कि भारत की संस्कृति खत्म हो जाए। जी नहीं, पश्चिमी सभ्यता ये नहीं चाहती। पश्चिमी सभ्यता चाहती है कि जितनी भी सेंसरी परसेप्शन हैं इंसान के, इंद्रिय जन्य जितनी भी दुर्बलताएं हैं, उनका एक बाजार क्रिएट किया जाए। तो इंद्रियां जब आपकी सेंसेस अभ्यस्त हो जाएंगी, उपभोग के लिए तैयार हो जाएंगी, मेंटली प्रिपेयर हो जाएंगी, तो उनका जो बाजार तैयार है वो फिर आपके सामने बाजार परोसेंगे। क्योंकि ये साइकोलॉजिकली आपको तैयार करना है, ये मेंटली आपको प्रिपेयर कर रहे हैं, ये आपके सॉफ्टवेयर को अपडेट कर रहे हैं। जब आपका सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाएगा उनके प्रोडक्ट, जी जी बिल्कुल, ये बहुत सोची समझी रणनीति है। जब आपका मानसिक सॉफ्टवेयर तैयार हो जाएगा, फिर ये अपना फिजिकल प्रोडक्ट लेके आएंगे। सही बात है, क्यों? और फिर आप उनके कंज्यूमर हो जाएंगे। ये सारी लड़ाई कंज्यूमरिज्म की है, ये सारी लड़ाई उपभोक्तावाद की है। फिर वो आपके सामने नई चीज परोसेंगे। तो अभी तक तो चलिए हम फॉरेन की ही फिल्मों को ऐसा देखते थे कि फॉरेन की ही फिल्में ऐसी होती हैं, वहाँ पे परोसा जाता है, लेकिन भारतीय सिनेमा इसमें कभी आगे नहीं बढ़ता था। मूवीज द मिरर ऑफ सोसाइटी, रिफ्लेक्शन ऑफ सोसाइटी, रियलिटी ऑफ सोसाइटी होता है। लेकिन अब जिस हिसाब से सिनेमा आ रहा है, उस हिसाब से तो बिकनी के कलर पे तो बवाल होता है, लेकिन बिकनी आ गया, ये हमारी भारतीय फिल्म में बड़ी बात है। हम घूंघट वाले देश थे, अरे घूंघट ठीक है, उस पर विवाद हुआ कि प्रजा प्रथा हटना चाहिए, लेकिन बिकनी भी नहीं हो जाना चाहिए, ये कहाँ से सही है? देखिए ऐसा है, एक एड है रेमंड का, रेमंड द कंप्लीट मैन। भौतिकवाद जब आता है तो पहले लोगों को मेंटली प्रिपेयर करता है। अगर आप मानसिक रूप से तैयार नहीं तो आप उत्पादों को नहीं ग्रहण करेंगे। पहले उत्पादों का उपभोक्ता बनने के लिए आपको मानसिक रूप से तैयार होना पड़ेगा। भारतीय समाज में जो कला और संस्कृति और साहित्य को हमने साहित्य समाज का दर्पण माना, तो आज साहित्य की क्या स्थिति आप देख लीजिए। भारत में कितने युवा साहित्य पढ़ते हैं, प्रेमचंद का साहित्य या अभिज्ञान शाकुंतलम का साहित्य, या जितने हमारी मनीषी रहे हैं, जो हमारा हिंदी साहित्य है, चाहे वो किसी भी काल का हो, चाहे वो रीति काल का हो, चाहे वो वीरगाथा काल का हो या किसी और काल का हो, चाहे वो सौंदर्य काल का हो, तो कितने लोग उस साहित्य को ग्रहण कर रहे हैं। दूसरी बात रही सिनेमा की, क्या आज मुख्य धारा सिनेमा नष्ट नहीं हो गया है, समाप्त प्राय नहीं हो गया है? और क्या वो हमारा मार्गदर्शन कर पा रहा है? क्या नायक आज खलनायक बनने को मजबूर हो गया? तो ये तो सारा फेल्योर हमारे समाज की जो संस्थाएं थीं, ये उनका फेल्योर है। आज ऐसे ऐसे लोग गायक बन गए, मैं नाम नहीं लूंगा, कि आज उन्हीं के गाने हम लोग सुन रहे हैं, जो वो संगीत का ABCD नहीं जानते, मगर वो गायक बने हुए हैं, उनकी TRP बढ़ रही है, और उसको हमने सहज स्वीकार कर लिया। तो ये हमारा फेल्योर है भारत में। अब मैं समझता हूँ कि एक भी फिल्म ऑस्कर आज तक गांधी के अलावा भानु अथैया, एक वो हम समझते हैं कि ड्रेस के लिए मिला था, और दूसरा हमने देखा कि एक भी जो फिल्म आई थी रहमान की, उसके एक गाने पे मिला, सलडॉग मिलेंगे, और जबकि भारत में बनी थी, लेकिन वो डायरेक्टर फॉरेन के थे। तो जबकि हम कह रहे हैं कि भारत में सबसे ज्यादा फिल्में हम बनाते हैं, तो इसका मतलब हमारी जो कैपेसिटी थी वो हम खो चुके हैं। और जैसे ही हम अपनी कैपेसिटी खोते हैं तो दूसरा मार्केट उसको कैप्चर कर लेता है। तो आज पश्चिमी OTT हो, चाहे वो कोई चैनल हो, चाहे वो FM चैनल हो या मीडिया चैनल हो, कोई भी आप उनको नाम दे लीजिए, उन्होंने कैप्चर कर लिया है, क्योंकि आपके पास कंटेंट खत्म हो चुका है, सोचने की क्षमता नहीं है। जी। एक फिल्म आई थी अभी, टिफिन या कुछ इस तरह से करके आई थी, लंच बॉक्स इरफान खान। तो ये भी एक माध्यम है कहने का। कला जगत की फिल्में हमारी आज खत्म हो चुकी हैं, वो केवल थिएटर में देखती है, वहाँ भी लोग नहीं जाते। तो हमारा थिएटर मर रहा है, हमारा संगीत मर रहा है, हमारे साहित्य मर रहा है। तो बचा क्या? तो जो बचेगा उसको लेने के लिए कोई भी आएगा और वो कुछ भी परोसेगा। अच्छा, तो इसमें ये है क्या कि
जातिवाद और धर्म के बीच में भी हमारा सिनेमा खत्म हो रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। जातिवाद और धर्म का सवाल नहीं है, सवाल है कंटेंट का और मौलिक चिंतन का। मौलिक चिंतन पश्चिमी आकर्षण के सामने टिक नहीं पा रहा। एक फिल्म आती है 1200 करोड़ कमा के चली जाती है। उस 1200 करोड़ में हम कंटेंट नहीं देखते, कंटेंट क्या है, हम ग्लैमर देखते हैं। तो हमने खुद ही कंटेंट को प्रायोरिटी देना बंद कर दिया है। झुकेगा नहीं साला। जी, अभी हाल ही तो में यही युवाओं को यही भाता है। मैं एक आपको बहुत वंडरफुल बात बताऊंगा कि आज भारत के जो स्थापित नायक हैं फिल्मी दुनिया के, मुंबई के, जिसको हम हॉलीवुड बॉलीवुड कहते हैं, वो सब के सब मसाला बेचते हैं। ऐसा गुटखा जी, तो वो नायक बने हैं। हमारे एक और महानायक चूरन चटनी तेल मसाला पता नहीं क्या क्या बेचते हैं। तो जब नायकों की ये स्थिति हो जाएगी, महानायकों की ये स्थिति हो जाएगी, तो आम युवा का क्या होगा? तो आम युवा के सामने जो कंटेंट परोसा जाएगा उसको वो लपक लेगा। क्यों? वो कहीं ना कहीं हमारे देश में यौन विकृति का एक बड़ा लंबा इतिहास है। जरा पूरे दुनिया का सर्वे करा लीजिए, जितनी अश्लीलता हमारे टॉयलेट में युवा लिखते हैं, ट्रेन के डब्बों में नंबर लिख देते हैं, टॉयलेट्स में गंदी बातें लिख देते हैं, कमेंट लिखते हैं, वो क्या है? वो हमारा यौन फ्रस्ट्रेशन है। क्योंकि हम स्वस्थ रूप से एक स्वस्थ यौन समाज नहीं रहा है। तो जब स्वस्थ यौन समाज नहीं रहा है तो वो फिर भोजपुरी का बाजार आएगा, फिर वो हरियाणा का बाजार आएगा और वो अश्लीलता के मार्केट को कैप्चर कर लेगा। भौजी कहे तेरे आवन से हमरे अंगना में आई बाहर भौजी, ये भी एक तरीका है भौजी को संबोधित करने का, उसको एक सिंबल बनाने का। और उसी भौजी को कोई भोजपुरी फिल्म कुछ और भी सिंबल बना के पेश कर सकती है। तो ये तो सवाल पूरी शिफ्टिंग का है कि हम कहाँ से कहाँ शिफ्ट हो गए और समाज में उसकी स्वीकार्यता है। हाँ सर, मेरा एक क्वेश्चन है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जैसे एक तरफ हमारे यहाँ महाकुंभ जैसे सनातन पर एकदम चल रहा है युवाओं में, और मतलब हर तरह का उसमें जोश है, सभी लोग जा रहे हैं, और दूसरी तरफ ऐसा कंटेंट, पुअर कंटेंट, जिसमें गाली गलौज और पता नहीं क्या क्या एक तरफ संस्कृति की को बढ़ावा दिया जा रहा है और एक तरफ फुहरता बेचा जा रहा है। हाँ, तो उसमें क्या है, हमारे युवा समझ नहीं पा रहे हैं, कंफ्यूज हैं, या वो ऐसा सोच नहीं रहे हैं, उसमें क्या राय है आपकी? देखिए, ऐसा है, जो चीज़ आपको समझ में ना आए वो स्वीकार्य है कि नहीं स्वीकार्य है, कितने लेवल तक स्वीकार्य है, तो पहले उसका प्रयोग अपने घर में हम कर लें। अपनी माता के सामने, अपनी बहन के सामने हम उसको देख लें कि हम कितना स्वीकार्य है, कितना स्वीकार्य नहीं है, और फिर उसको समाज में लागू करें। आज तो हम ये समझे बैठे हैं कि हम एक सामाजिक नागरिक, जिम्मेदार नागरिक हैं ही नहीं। अगर मैं स्टूडियो में आके बैठ गया हूँ तो क्या मुझे कुछ भी बोलने की आज़ादी मिल गई है? तो मुझे ये देखना पड़ेगा कि मेरे परिवार के लोग भी मेरा कंटेंट देखेंगे, सुनेंगे। आज तो हम ऐसा हो गए हैं कि हमको वो ग्लैमर लगने लगा है। तो ये जिम्मेदारी लोगों की है। सरकारें अगर करेंगी तो आप कहेंगे साहब ये तो मोरल पुलिसिंग हो रही है, बट जो कानून है वो कानून इसकी इजाज़त नहीं देते, आज भी नहीं देते। फ्रीडम तो है, मगर लोग फ्रीडम का दुरुपयोग कर रहे हैं, और फ्रीडम के दुरुपयोग को रोका जाना जरूरी है। संस्कृति, जहाँ तक आपने संस्कृति की बात कही, कुंभ की बात कही, संस्कृति की रक्षा तभी होगी जब कानून भी बखूबी अपना काम करेगा। ये इजाज़त किसी को नहीं दी जा सकती, वो समाज के फैब्रिक को या समाज में जो प्रतिमान है, जो हमारे स्टैंडर्ड हैं बिहेवियर के, उनको कोई तोड़ने का प्रयास करे। ये इजाज़त हम किसी को नहीं दे सकते। तो सर, ये जो हमारे युवा हैं उन पर इस संस्कृति का, इसका कोई असर नहीं पड़ रहा है? देखिए, संस्कृति का असर पड़ रहा है, वो दोनों आकर्षण अपना काम कर रहे हैं, मगर जो पश्चिमी ग्लैमर है वो ज़्यादा आकर्षक होकर सामने आ रहा है। आज आप देखिए युवा कहाँ घूमने जाएगा। अगर मैं आज आपसे कहूँ कल छुट्टी आपके कॉलेज की या स्टूडियो बंद है, तो आप कहाँ जाएंगे? आपके सामने केवल मॉल का विकल्प है या मार्केट का विकल्प है। तो अगर आपके विकल्प ही आपके सामने सीमित हैं, मैं नहीं समझता कि आप किसी मंदिर की यात्रा पे जाएंगे या आप किसी सार्वजनिक स्थान पे जाएंगे, किसी पार्क में बैठना पसंद करेंगे। कौन युवा आज पार्क में बैठना पसंद करेगा? आपको तो वही भीड़ पसंद है, मॉल पसंद है, पब पसंद है, या बार पसंद है, या डिस्कोथिक पसंद है। तो अगर आपको पसंद है, जो आपको पसंद है, आप वहीं जाएंगे। यानी ऑप्शन ही नहीं है कि आपको कहीं और डाइवर्ट किया जाए। ऑप्शन नहीं, पूरी तरह से रुचि को केंद्रित किया जा रहा है, बदला जा रहा है। ये बाजार की ताकतें कर रही हैं। आज आप जरा सर्वे करा लीजिए, लखनऊ में कितने आदर्श मॉडल शॉप हुआ करती थी, 10 साल पहले कितने बार थे। मुझे इससे कोई परेशानी नहीं है, ये मेरी निजता का सवाल नहीं है कि मैं इस पर कोई कमेंट करूं। लोगों को अगर पसंद है, लोग जा रहे हैं, बस सर्वे कर लीजिए कि कितनी आदर्श दुकानें खुल चुकी हैं, कितने माल खुल चुके हैं, कितने बार खुल चुके हैं, और कितनी ऐसी चीज़ें खुली हैं जहाँ युवा, कितने क्लब खुले हैं, कितने फुटबॉल क्लब खुले हैं,
कितने क्रिकेट क्लब खुले हैं, स्टेडियम एक खुला लेकिन कितने सांस्कृतिक खुल गया। कितने सांस्कृतिक क्लब खुले हैं। तो ये तो समाज तय करेगा ना। तो जो समाज में जो ट्रेंड चलता है, दूसरी बात उनके जो नायक हैं उन नायकों को पुरस्कृत किया जाता है, उनको अवार्ड दिया जाता है, उनको हाईलाइट किया जाता है। अब देखिए भारत में ऐसे भी शो चल रहे हैं, एक शो है बिग बॉस। अब बिग बॉस में समाज के ऐसे सिलेक्टेड लोगों को लाकर दिखाया जाता है जो शायद समाज में उनकी अपने परिवार में भी स्वीकार्यता ना हो, मगर वहां उनको पुरस्कार देके उनको हीरो बनाया जाता है। तो ये जो तीसरी आंख है, ये जो डायरेक्ट कर रही है, आपको निर्देश दे रही है कि बिग बॉस चाहते हैं आप ऐसा करिए, आपको देखना ही कि बिग बात बॉस सुन लीजिए कि ये बिग बॉस कौन है जिसके इशारे पे कहीं ना कहीं और ये सब काम कर रहा है। ये हमारे मन में, ये हम ही नहीं ना है, क्योंकि वो दिखा रहे हैं, उन्होंने हमें पढ़ लिया है कि हम ये फुहरता भी देख सकते हैं। अभी डार्क ह्यूमर की बात मैं कर रहा था, रणबीर इलाहाबादिया बहुत अच्छा पॉडकास्ट करते हैं, ऐसा ऐसा वर्ड इस्तेमाल किया गया जो अभी हम इस इंटरव्यू में उसका जिक्र भी नहीं करेंगे। एक महिला भी जज के रूप में शामिल थी, उन्होंने ऐसा ऐसा वर्ड बोला जो पुरुष बोलने में 10 बार सोचे, और वो भी ऑफ कैमरा, ऑन कैमरा तो सोच ही नहीं सकता। देखिए मैंने तो खैर वो कंटेंट नहीं देखा है, ना मैं देखता हूँ इस तरह की चीज़ें, और ना मैं देखना पसंद करूँगा, क्योंकि वो जो क्षणिक चीज़ें हैं वो क्षणिक चीज़ें आपको थोड़ा बहुत आनंद दे सकती हैं, परंतु कोई प्रतिमान आपका वो नहीं है। मैं तो साफ साफ ये कहता हूँ कि अगर आप किसी चीज़ को लेकर आपके अंदर कोई वृत्ति है तो 24 घंटे तो आप उस वृत्ति में नहीं रहते हैं, किसी 1 घंटा 2 घंटा तो उसी वृत्ति में रहते हैं। तो उसी वृत्ति को फ्रंट पे लाकर उसी को अपना प्ले कार्ड बना लेना कहाँ की समझदारी है, मैं तो नहीं समझता हूँ। खैर दूसरी बात यह है कि देखिए जब समाज करप्ट होता है तो सबसे पहले भाषा खराब होती है, और भाषा खराब होने में वो पहले भाषा में गिरावट आती है। जब भाषा में गिरावट आती है तो फिर हम कहते सब चलता है, फिर हम जब चलते में कहते अरे यार मम्मी यार पापा, तो मम्मी और पापा भी यार हो जाते हैं, यार तो यार हैं ही, मम्मी और पापा भी यार हो गए। तो इसको हमने धीरे धीरे हमने एडमिट किया है। 20 साल पहले, 15 साल पहले, 90 से पहले की फिल्मों में जब कोई भी लव सीन आता था तो हमारे बुजुर्ग टीवी के सामने से हट जाते थे और भद्दा सा कमेंट करके चल देते थे कि आज की पीढ़ी को क्या हो गया। आज तो अगर कोई वैसा भी सीन चल रहा है हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो धीरे 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 वो हमको मेंटली प्रिपेयर किया गया है, हमको तैयार किया गया, मानसिक रूप से तैयार किया गया, फैशन के नाम पर, मॉडर्निटी के नाम पर, एडवांसमेंट के नाम पर और पोस्ट मॉडर्निज्म के नाम पर। क्योंकि यूरोप में जो उत्तर आधुनिक काल है वो लगभग पुराना पड़ चुका है, और अब वो लोग वहाँ जो नई डेफिनेशंस हैं। सर ये जो कह रहे हैं उसी में गाना था, भौरे में खिलाया फूल और फूल को ले गया राजकुमार, जी। यहाँ से शुरू हुआ भीगे होठ तेरे, जी, प्यासा, ये फिर बीच के दशक में आया जरा जरा किस्मी किस्मी किस्मी, हाँ, फिर जरा जरा किस्मी किस्मी, जी बिल्कुल और फिर बिल्कुल, 4 बोतल वोडका, यहाँ। काम मेरा रोज का। तो क्या ये, अब ये देखिए ये सब गाने वाला हमारे हिंदुस्तान के हैं, इन्होंने तो प्लान किया नहीं हुआ कि हम ऐसे समाज को बर्बाद करेंगे। भीगे होठ तेरे पसंद आया तो किस्मी 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 आ गया, 4 बोतल वोडका आ गया। तो ये तो इनहेल हम ही कर रहे हैं ना, हम ही कह रहे हैं भाई तुम ये बनाओ। हमारा समाज जो संस्कृति सभ्यता सनातन के लिए जाना जाता था वो कह रहा भाई हमें भीगे होठ ही तेरे पसंद है। नहीं देखिए ऐसा है, ये पूरा ट्रेंड चलाया जाता है, और हम हर ये बात नहीं कह सकते कि हम इसमें कोई मोरल पुलिसिंग कर रहे हैं। अब ये बताइए भारत में जो तमाम घटनाएं भारत में रेप की घटी, उसमें क्या कहा गया कि माताएं अपने बेटों को सिखाएं कि वो रेस्पेक्ट करें फीमेल की। एक तरफ हमारे देश में नवरात्र की पूजा होती है, छोटी छोटी कन्याओं को बुला के लाते हैं हम लोग, और ढूंढ ढूंढ के लाते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उन्हें भोजन कराते हैं, उनको दान दक्षिणा देते हैं। दूसरी तरफ हमारे पास ऐसे भी लोग हैं जो इतना विद्रूप हम रोजाना अखबारों में टीवी पे देखते हैं। तो ये तो हम खुद ही गिरते जा रहे हैं और हमें खुद नहीं पता हम कहाँ पे जा रहे हैं। और जो बाजार है, जो पश्चिमी मार्केट है, जो मार्केट की ताकतें हैं, वो उसकी स्वीकार्यता के लिए हमको मेंटली तैयार कर रही हैं, और हम तैयार होना चाहते हैं। ये जो पीढ़ियों का संघर्ष है, जो विद्रूपता है, इसके साथ हम तालमेल नहीं बैठा पा रहे हैं। तालमेल नहीं बैठा पा रहे हैं तो या तो हम दंड से तो ठीक होते हैं, अभी दंड मिलेगा इलाहाबादी जी को तो शायद वो अपना कंटेंट बदल लें। अरे डिलीट कर दो। अगर उनको पुरस्कार मिलता रहा, इसका रिवार्ड मिलता रहा, तो हो सकता है वो इंडस्ट्री खड़ी कर दें। मेरा एक सवाल है जी। अभी कुछ समय पहले आपने कहा था संवेदनाओं के लिए कि जो बाजार है वो हमारी संवेदनाओं का शोषण करके हमारा इस्तेमाल करता है। बिल्कुल। तो जो भी कंटेंट आ रहा है ऐसा, तो उसके हिसाब में
पहले हम लोग मूवीज देखते थे या फिर यूट्यूब ही देखते थे, तो वो उसमें कंटेंट काफी लंबा होता था। अभी क्या है, अभी रील्स का दौर आ गया है। तो रील्स में क्या है, 15 से इंस्टेंट जी हाँ, तो उसमें क्या है कि हमारा जो अटेंशन स्पैन है वो बहुत कम हो गया है। कुछ रिसर्च में तो ऐसा भी आया है कि हमारा जो अटेंशन स्पैन है वो 5 सेकंड से भी कम चला गया। तो हम जब रील्स देख रहे हैं तो हम तुरंत स्वाइप करते जाते हैं, हम किसी भी जगह पे टिक नहीं पा रहे। और अगर हम कोई लॉन्ग वीडियो भी देखते हैं यूट्यूब पर भी, तो उसमें भी हम टिकते नहीं हैं, हम कमेंट सेक्शन में चले जाते हैं। वहाँ पे हम जो है स्क्रॉल करने लग जाते हैं। तो कहीं न कहीं हमारी जो इंद्रियाँ हैं उनका शोषण हो रहा है, और उसी के साथ-साथ में हमारे अटेंशन स्पैन को भी धीरे-धीरे खत्म किया जा रहा है, ताकि हम चीज़ों को सोच ही ना पाएँ। और जैसे ही हम कोई चीज़ देखते हैं मीडिया पर, किसी न्यूज़ को, किसी तथ्य को, तो हम तुरंत उसको स्वीकार कर लेते हैं और उसके विषय में कुछ भी सोचते नहीं हैं कि वो सही है या गलत है। इसका बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल काफ़ी पहले, कुछ सालों पहले रानू मंडल का आया था कि मीडिया ने दिखाया कि हाँ, देखिए ये बहुत ही जो है अच्छी गायिका है, लेकिन ये इनको अच्छा अवसर नहीं मिला, तो उसलिए लोगों ने उनको स्वीकार कर लिया। देन मीडिया ने ये भी दिखा दिया कि अब देखिए इनको प्रसिद्धि मिल गई, सफलता मिल गई, तो अब ये इसको झेल नहीं पा रही है, उनका व्यवहार बदल गया, तो हमारा उनके प्रति नज़रिया बदल गया। तो पहले मीडिया ने कहा कि वो बहुत अच्छी गायिका हैं, उन्हें अवसर नहीं मिला, उसको हमने स्वीकार किया। फिर मीडिया ने कहा कि नहीं, वो बिल्कुल बेकार हैं, वो उस प्रसिद्धि झेल नहीं पाए, हमने उसे स्वीकार किया। तो यहाँ पर हम सोच नहीं रहे हैं, मीडिया हमें केवल बता रहे है कि देखिए ऐसा है, हमने कहा हाँ जी ऐसा है। मीडिया ने कहा देखिए ऐसा है, हमने कहा हाँ जी ऐसा है। तो हम सोच नहीं रहे हैं। इस पर आप कुछ कहें? देखिए, हम सोच इसलिए नहीं पा रहे हैं, ये जो वर्चुअल से रियलिटी का जो प्रोजेक्शन हम वर्चुअलिटी में दिखा रहे हैं, इसने ह्यूमन ब्रेन के साथ और ह्यूमन माइंड के साथ एक गेम किया है। वो उस गेम को समझने की जरूरत है। आज चीजों को कैमरे का लेंस तय कर रहा है, प्रोजेक्शन लेंस डिसाइड कर रहा है। 90 में उदारीकरण से पहले सप्ताह में टीवी केवल 3 दिन चलता था, संडे, फ्राइडे और बुधवार। चित्रहार आता था। जैसे जैसे कैमरे का विस्तार हुआ, लेंस का विस्तार हुआ, कंटेंट की डिमांड बढ़ी और फिर टीवी 24 आवर हो गया। टीवी 24 आवर होने के बाद हर चीज प्रायोजित हो गई, स्पॉन्सर्ड हो गई। तो मार्केट में कैमरा और स्पॉन्सर 2 लोग आ गए। तो कैमरे को भी कंटेंट चाहिए और स्पॉन्सर को भी प्रॉफिट चाहिए। इन लोगों ने मिलके, अगर डिस्कवरी और नेशनल ज्योग्राफिक को देखें तो इन्होंने पूरी प्राकृतिक दुनिया पे फोकस किया, जीव जगत पे फोकस किया, एवोल्यूशन पे फोकस किया और वनस्पति जगत पे फोकस करके पूरी दुनिया हमको दिखा दी। तो वो जो हमारा कौतूहल था वो आज समाप्त हो गया। अब हमें नेचुरल जगत का कंटेंट नहीं देखना है, अब हमें सेंसरी जगत का कंटेंट देखना है। तो इस कैमरे ने किया क्या, इसने अपनी रीच को बढ़ाया। ये कैमरा पहले शादी में पहुंचा, फिर ये बेडरूम में पहुंचा, बेडरूम के बाद इसकी रीच कहीं और बढ़ गई और ये रीच बढ़ाता बढ़ाता कहां तक जाएगा आप तय नहीं कर सकते। उदाहरण आपके सामने दुनिया में क्या क्या हो रहा है। ये अपनी रीच बढ़ाता चला जा रहा है और हमको ये कितना कमजोर बनाता चला रहा है। उसने हमारी इंद्रियों पे और हमारी बुद्धि पे नियंत्रण कर लिया है। वो जो हम 5 सेकंड का कंटेंट देख नहीं पाते हैं, उसने हमें एक ऐसी मरीचिका में डाल दिया है कि आगे कुछ और दिखेगा, आगे कुछ और दिखेगा, आगे कुछ और मिलेगा। और वो 2 घंटे 3 घंटे बीत जाते हैं, मिलता केवल कूड़ा मिलता है, मोती एक भी नहीं मिलता। और रात के 1:30 बजे फिर हम कूड़ा बीन के सो जाते हैं। अगले दिन फिर वो कूड़ा बीनने की तलाश में और मोती नहीं मिलते। तो कूड़ा बीनने वालों की और कूड़ा बेचने वालों की दुकान चल रही है और मोती समाज में दुर्लभ हैं और मोती मरीचिका से नहीं मिलते। मोती तो मन और बुद्धि को स्थिर करके एक स्थान पर कंसंट्रेट करने से मिलते हैं, चाहे वो आपका पेशा हो। ग्लैमर से कभी मोती जिनको मिलते होंगे उनको मिलते हैं, हर आदमी को नहीं मिल सकते। अच्छा, क्या मतलब क्यूरियोसिटी जो ये लोगों के अंदर ऐसा बढ़ा है कि मरीचा कुछ ना कुछ कंटेंट ढूंढने जा रहे हैं, तो सेक्स एजुकेशन को बढ़ावा दे दिया जाए। देखा कि अंदर की जो वो है, मतलब जो ये खोजने जाते हैं वो शांत हो जाए। देखिए, सेक्स एजुकेशन को बढ़ावा दीजिए या ना दीजिए एक अलग सब्जेक्ट है। आप ग्लैमर को जरूर नियंत्रण में रखिए। ग्लैमर कितना होना चाहिए, कितना नहीं चाहिए, कहाँ तक वो समाज में स्वीकार्य है, कहाँ वो स्वीकार्य नहीं है, इसकी सीमा तो आपको तय करनी पड़ेगी। अगर इसकी सीमा तय किए बगैर आप चीज़ों को अनलिमिटेड चलने देंगे, अनलिमिटेड रूप से उसको कंटिन्यू करने देंगे, तो दिक्कत आ जाएगी। आप यानी आपकी नज़र में बुर्का और घूंघट सही है?
अगर कोई सामाजिक संस्कृति बुर्का घूंघट को अपना रही है और जिनको कोई दिक्कत नहीं है, तो मेरे हिसाब से देखिए, कोई भी चीज़ पूरी तरह से लागू करना, अब जैसे मान लिया मुझे इस कंटेंट पे आपत्ति हुई या आपको इलाहाबादी के कंटेंट पे आपत्ति हुई, आपत्ति किस बात पे है कि वो निजी कंटेंट को पब्लिक बनाना चाह रहे हैं और उसकी मार्केट क्रिएट करना चाह रहे हैं। अगर वो निजी तौर पे कमरे में बैठ के कोई भी वार्तालाप करते रहते, उसको वायरल ना करते, कोई दिक्कत होती किसी को? तो निजता का दायरा ये है कि एक कमरे में बैठ के एक महिला अगर घर में घूंघट कर रही है, ससुर साहब से करने दीजिए। अगर वो प्राइमरी की टीचर है तो वो कहाँ घूंघट कर पाएगी? तो चीजों का दायरा होता है, परिप्रेक्ष्य होता है। दिक्कत तब आती है जब निजता की चीजों को आप सार्वजनिक करके उसका बाजार क्रिएट करना चाहते हैं। कौन नहीं जानता कि सुहागरात में क्या होता है? वो जिन बातों की वो चर्चा कर रहे हैं वो बातें कौन नहीं जानता? सब लोग जानते हैं, मगर उसको वो बाजार में ले आके उसको बेचना चाहते हैं, उसको कंटेंट में क्रिएट कर रहे हैं और उस कंटेंट को का बाजार क्रिएट करना चाहते हैं। आपत्ति बाजार से ही होती है और संस्कृति तभी खतरे में पड़ती है। जी, पता सबको है। पता सबको है, किसको नहीं पता है? आज छोटा बच्चा भी जानता है कि मम्मी छोटा बेबी आने वाला है। तो हम लोग जब छोटे थे तो कहा जाता था कि कहाँ है, तो कोई परी ला के रख गई, बिल्कुल, या नर्स दे के चली, वो समाज को घोड़े से आए। पहले वो परी दे रही थी, आज वो नर्स दे रही है, बच्चे बच्चे तक जानते। आज हॉस्पिटल दे रहा है, तो उसको पता है। मगर किन चीजों को आप बाजार में लाके उनका दोहन करना चाह रहे हैं, एक्सप्लॉयटेशन करना चाह रहे हैं, तो जो चीजें सीमित संदर्भों की है, बेडरूम की है, घर की है, उसको आप बाजार में क्रिएट करना चाह रहे हो, तो मेरे ख्याल से कोई महिला भी पसंद नहीं करेगी। कौन इसको पसंद करेगा? अपनी निजता और सार्वजनिकता का दायरा तय करना पड़ेगा कि निजता कहाँ तक निजता रहेगी और कहाँ तक उसको, कौन ये चाहेगा कि उसकी निजी बातें बाहर पब्लिक में पब्लिक हो जाएं? कोई नहीं चाहेगा। सर मेरा एक सवाल है मानसिक नियंत्रण को लेके। हम समाज को बदलने की लगातार बात कर रहे हैं, लेकिन कभी भी अपने आप से प्रश्न नहीं करते हैं कि हम कितना बदल रहे हैं उस चीज़ को लेके। और आजकल के जो नए बच्चे पैदा हो रहे हैं, उन पर हम एक आरोप ज़्यादा लगा रहे हैं कि बच्चे जो है मोबाइल देखना बहुत सीख गए हैं। वो मोबाइल की स्क्रीन लगातार देखते रहते हैं। जब तक बच्चों को रील्स ना दिखाओ या मोबाइल ना दिखाओ, तब तक वो खाना नहीं खाते हैं या सारी चीज़ें नहीं करते हैं। तो मेरा सवाल ये है कि ये इन सब चीज़ों को लेके हम अपने आप पे तो कंट्रोल कर नहीं रहे हैं, बच्चों को इंट्रोड्यूस तो हम ही करा रहे हैं मोबाइल से। रील्स हम देख रहे हैं लगातार, इस वजह से बच्चे देख रहे हैं, उनको जानकारी हो पा रही है। तो हम तो मोबाइल छोड़ नहीं पा रहे हैं, हम तो त्याग नहीं कर पा रहे हैं कि बच्चे की ग्रोथ के लिए, उसकी हेल्दी लाइफ के लिए हम कम से कम मोबाइल की टाइमिंग कम कर दें। तो इस चीज़ से हम अपने आप को मानसिक तौर पर कैसे उसका नियंत्रण करें? इसी में मैं भी थोड़ा जोड़ दूंगा। सवाल वो है, ये जो पूछ रहे हैं कि हम ही बच्चों को शुरू से वहां भेज रहे हैं जहां वो गंदगी बेची जा रही है। बच्चा पैदा हो रहा है, फोन दे दे रहे हैं कि खाना खाओ, और वहां पता नहीं बता दे रहे हैं कि यहीं पे गंदगी मिलती है, और बच्चा वही गंदा वहीं से हो जाता है। देखिए, ऐसा है जब कि छोटा बच्चा, भारतीय घरों में आमतौर पे ये होता है कि कोई गेस्ट आया तो कहा बच्चे जरा पोयम सुनाओ, तो वो इंग्लिश की पोयम उसे सुनते हैं, क्योंकि वो हमें एक सेंस ऑफ एलिवेशन देती है। जब हमारा बच्चा मोबाइल में बहुत तेज़ी से चीज़ों को उलटता पुलटता है, ट्रांसफ़र करता है, तो हम कहते हैं बहुत तेज़ है, बहुत इंटेलिजेंट बनेगा, कंप्यूटर इंजीनियर शायद बन जाएगा भविष्य में, वहीं से डिसाइड कर लेते हैं हम लोग। उन सामान्य चीज़ों को हम सेंस ऑफ एलिवेशन के लिए अपने लिए इस्तेमाल करते हैं। जब अपने लिए इस्तेमाल करते हैं तो बच्चे के लिए भी वो रोल मॉडल हो जाता है। जब हम उसके लिए रोल मॉडल बना देते हैं तो फिर हम अपने आप पर नियंत्रण कहाँ कर पाएंगे? हम खुद भी दिग्भ्रमित हैं, हमें खुद भी नहीं पता है। डेफिनेटली हमारा भी रोल है उसमें। हम अपने रोल से इनकार नहीं कर सकते कि पूरी बात हम नई पीढ़ी पे टाल दें। हमने भी क्या उनके लिए वैकल्पिक चीज़ें डेवलप की हैं, मैदान डेवलप किए हैं, खेलने की चीज़ें डेवलप की हैं। आज कितने बच्चे साइकिलिंग कर रहे हैं, कितने बच्चे स्विमिंग कर रहे हैं, कितने बच्चे मैदानों में खेल रहे हैं। तो या तो अगर कोई खेल बचा है तो क्रिकेट बचा है, वो प्रोफेशनल क्रिकेटर बनने के लिए। आज खेलने के लिए खेल कहीं बचा है? आज खेल कैरियर के लिए बचा है, खेलने के लिए खेल भी नहीं बचा है। तो कहने का मतलब है कि वो सारा वो गलती तो हमारी है, और अपनी जिम्मेदारी से जो हमारी पीढ़ी है, ये जो जिम्मेदार लोग हैं, माता पिता हैं, हम लोग हैं, टीचर हैं, अध्यापक हैं, हम लोग उस जिम्मेदारी से नहीं बच सकते। हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि बच्चे के लिए सबसे बड़ा टीचर उसके माता पिता ही होते हैं। प्राथमिक शिक्षक उसकी माता और उसका परिवार ही होता है। हमारा दायित्व तो है। सर मेरा सवाल ये है कि आज एजुकेशन में सेक्स एजुकेशन का सही ज्ञान बच्चों में ना होना ही इस तरह की बातों से हमें लेके जाता है इस तरफ। देखिए, ये बात आपकी काफ़ी हद तक ठीक है, क्योंकि जो दुर्घटनाएं होती हैं वो अज्ञानता की वजह से होती हैं।
और दुर्घटना घट रही हैं। उस पे काफ़ी काम समाज में हुआ है, सेक्स एजुकेशन पे काम हुआ है, परंतु उनको क्या कहेंगे जिन्होंने बीच के रास्ते निकाल लिए हैं, जिन्होंने तरीके ढूंढ लिए हैं, उसको आप क्या कहेंगे? तो ये दोनों बातें परसिस्ट कर रही हैं, एग्जिस्ट कर रही हैं। सेक्स एजुकेशन के अभाव की चीज़ें भी ग्रामीण स्तर पर छोटे लेवल पर बिल्कुल सही बात है, वहाँ लेवल एजुकेशन का लेवल नहीं है। हमारे जो सीबीएसई, आईसीएसई और जो मॉडर्न स्कूल हैं, वहाँ एजुकेशन है, मगर वहाँ मेथोडोलॉजी दूसरी इस्तेमाल होती है। हम ये नहीं कह सकते कि इन लोगों को जानकारी नहीं है, उनको जानकारी है, मगर वो लोग सारी चीज़ों को समझते हैं, वो जानते हैं। जो तीसरा स्टाटा है समाज का, उसको सेक्स एजुकेशन भी पता है, उसको प्रिवेंटिव चीज़ें भी पता है, और उसको दूसरी चीज़ भी मालूम है। तो ये तो केवल उसकी अभिरुचि भी डिसाइड करेगा कि वो किस तरफ जाएगा। ये जो ग्लैमर है पश्चिम का, जिस पे सबसे ज़्यादा जोर स्किन पे दिया जा रहा है कि स्किन चमके कैसे, कपड़े चमके कैसे, जो आप देख रहे हैं आंखों से, जो 5 इंद्रियां आपकी हैं, पूरा का पूरा वेस्टर्न मार्केट 5 इंद्रियों के प्रोडक्ट के लिए काम कर रहा है। वो कौन से हैं? स्किन के प्रोडक्ट हैं, आंखों के प्रोडक्ट हैं, कान के सुनने वाले प्रोडक्ट हैं। साउंड को पिछले 10 सालों में साउंड कितनी ज़्यादा क्लेरिफाई हो गई है, आप देख लीजिए कितनी क्लेरिफाई हो गई है, हो गई कि नहीं हो गई है। आप देखिए कि जो स्मेल फ्रेग्रेंस इंडस्ट्री है, फ्रेग्रेंस इंडस्ट्री कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। जो आपकी जीभ है, जो स्वाद है आपका, वो आपकी स्वाद इंडस्ट्री, फूड इंडस्ट्री कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। तो वो उनको पता है कि जितने सेंसरी परसेप्शन हैं, उनके लिए जितना परोसेंगे उतना ज़्यादा मार्केट तैयार होगा। अब तो नए मार्केट उन्होंने तैयार किए, बॉडी बिल्डिंग का बाजार है, मैरिज का बाजार है, विवाह का बाजार है, शादी का बाजार है, शादी के लिए तैयार होने का बाजार है, मेहंदी का बाजार है, हल्दी का बाजार है, शादी की रस्मों का बाजार है। तो बाजारीकरण, रस्म छोड़ के बाकी सब चीज का जी, वहाँ कोई आपको पूछेगा नहीं आपने खाना नहीं खाया, मगर रस्में बड़े सिस्टमेटिक तरीके से परफॉर्म होंगी, क्योंकि उनका एक कैमरा, एक लेंस इंतजार कर रहा है, एक प्रोड्यूसर इंतजार कर रहा है, एक डायरेक्टर इंतजार कर रहा है। बाकी खाने का इंतजार या किसी रस्म का इंतजार कोई नहीं कर रहा होता है। अभी हाल में एक शादी में गया था, तो वहाँ पटरी जी से कहा गया कि जल्दी इतने मंत्र पढ़िए। जो मेन कार्यक्रम है शादी, वहाँ जल्दी कीजिए, लेकिन जयमाल पे पूरा प्रॉपर समय चाहिए। डांस करते हुए दुल्हन आएंगी और डांस करते हुए दुल्हन को रिसीव करेंगे। देखिए, अगर एक बड़ा बिजनेस हाउस भारत का और बड़े होटल्स और राजस्थान के बड़े बड़े महल, उनके लिए मैरिज एक बड़ा इवेंट हो गई है, और उनकी जो फोटो के राइट्स हैं, एक बड़े बिजनेस फैमिली या बड़े फिल्मी सितारों के फिल्म जो राइट्स होते हैं, वीडियो के राइट्स कितने महंगे दामों पे बेचे जाते हैं। ये मॉडलिंग वहां से तय हो रही है। तो फिर जो आम आदमी है उसको भी लगता है मैं भी अपनी फोटो डालूं, यूट्यूब पे डालूं, सोशल मीडिया पे डालूं, रील बना के डालूं। तो ये तो पूरा समाज इससे ग्रसित है, इससे अछूता कोई नहीं है। और जो इससे अछूता है वो भी इसकी जद में आके रहेगा। क्यों आके रहेगा? अब ये जो हमारे हाथ में है, अब इसको किसी फाइनेंसर की जरूरत नहीं है, प्रोड्यूसर की जरूरत नहीं है, किसी डायरेक्टर की जरूरत नहीं है, और ना इसको कैमरामैन की जरूरत है। तो इसमें प्रोड्यूसर भी शामिल है 15,000 20,000 खर्च करके, डायरेक्टर भी है और कैमरामैन भी है, और नायक और नायिका तो हम खुद हैं। तो आज हमको किसी कंटेंट की जरूरत नहीं है। कंटेंट जो भी उल्टा सीधा हम तैयार कर सकते हैं, जो हमारा मेंटल लेवल डिसाइड करेगा वो कंटेंट होगा, और जो हमारा ये डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और कैमरामैन तय करेगा वो हम शूट करेंगे। उसी को फिर यूट्यूब चैनल या दूसरे चैनल पैसा देंगे, फिर वो आपके उस पर वो लगेगी, क्या नाम, जो प्लेट आती है वो गोल्डन और सिल्वर प्लेट में, सिल्वर बटन जी, वो उसी पे बटन मिलेगा। फिर आप भी वो बटन के लिए परेशान हो जाएंगे कि हमको बटन कितनी जल्दी मिले। ये पूरा मुख्य धारा सिनेमा जहां ध्वस्त हुई, उसी मुख्य धारा सिनेमा को डायरेक्टर प्रोड्यूसर के हाथों से निकाल के हर आम आदमी के हाथ में पहुंचाया जा रहा है, ताकि अर्थ सत्ता की कमान केवल कुछ खास लोगों के पास न रहे। जो आज हमारा एआई का युद्ध होने जा रहा है, उसके सामने हमारा ये युद्ध छोटा हो जाएगा। तो वो बड़ा बाजार है, वो अरबों खरबों का बाजार है। तो ये सब बाजार तय कर रहा है, ये हम जैसे आम लोग तय नहीं कर रहे हैं। हम लोग तो इसके चंगुल में हैं,
और का मैं एक सवाल और जोड़ूंगा, लेकिन अमन का पहले सवाल जी क्या है? जी बिल्कुल। इसी से जुड़ा हुआ मेरा सवाल है कि आज 2025 चल रहा है, तो आज लोकप्रियता कमाने के लिए रणवीर इलाहाबादिया जैसे वो हैं, यूट्यूबर हैं, वो समाज में गंज फैलाकर लोकप्रियता हासिल करना चाहती है। आपके पास एक लंबी उम्र का भी अनुभव है और कार्य करने का भी अनुभव है, तो आज के 10-15 साल पहले लोकप्रियता पाने की जो कलाकार थे वो किस तरह से काम करते थे, और आज के 10-15 साल बाद आपको क्या लगता है किस तरह से काम करेंगे लोकप्रियता पाने के लिए? 25 साल पहले एक महाराष्ट्र के दादा कोंड के नाम के एक कलाकार थे। उन्होंने कई फिल्में बनाई, दिव्य अर्थी संवाद वाली फिल्में, और वो अचानक बहुत फेमस हुए। समाज में इन चीज़ों का वही महत्व होता है जैसे साल में एक बार होली का या किसी ऐसे त्योहार का, कि आप जिसमें थोड़ा खुल के जी सकें, 1 दिन 2 दिन 3 दिन एंजॉय कर सकें। परंतु बाद में जो बिहेवियर आप होली के दिन करते हैं, वही बिहेवियर अगर आप 15 दिन बाद करने लगे तो आपकी पिटाई हो जाएगी, उसी मोहल्ले में, उसी घर में, उसी रिश्तेदारी में। लोग उसी बिहेवियर को परमानेंट सोसाइटी का कैरेक्टरिस्टिक बनाने में लगे हुए हैं। तो ये चीज़ें क्योंकि इनकी मॉडलिंग हो रही है, कहीं कोई इनकी मॉडलिंग कर रहा है, कहीं इनके रोल मॉडल सेट हो रहे हैं, उनको 50-50 लाख के इनाम दे के 10-10 हज़ार गाड़ियों से मुंबई से लेकर दिल्ली तक उनकी जर्नी तय कराई जा रही है, और वो छांट-छांट के लाए जा रहे हैं, खास तौर से बिहार, उत्तर प्रदेश के पिछड़े इलाकों से, कि अब अगले चैंपियन ये बनेंगे, अगले यूट्यूबर ये, इनके इतने फॉलोवर्स हो गए हैं। वो मॉडलिंग हो रही है। कोई भी आदर्श मॉडलिंग के बिना एस्टेब्लिश नहीं होता है। समाज में जिस तरह के नायक आप क्रिएट करेंगे, उसी तरह के लोग नायकों को, आप एक बार जमाने में दया नायक भी एक नायक थे, वो एनकाउंटर के स्पेशलिस्ट थे, एक अब तक 56 बनी, बाद में जब लोग जेल जाने लगे, मुकदमे होने लगे, मानवाधिकार बीच में आ गया, तो नायकत्व खत्म हो गया। तो इसी तरह के जैसे जैसे नायकत्व की अवधारणाएं गढ़ी जाती रहती हैं, मीडिया के द्वारा, समाज के द्वारा, लोगों के द्वारा, लोग उसको एडमिट करते चले जाते हैं, लोग प्रभावित होते रहते हैं। समय के साथ उनकी जो सीमाएं हैं, उनका जो कंटेंट खत्म हो जाता है, उनका वन टाइम का जो यूसेज है वो खत्म हो जाता है, और वो मतलब बुझे हुए पटाखे की तरह समाज उनको भुला देता है। आज आप हो सकता है कुछ हमारे ऐसे लोग समाज में बहुत हाइप पे हों, बहुत उनको माइलेज मिल रहा हो, बहुत उनको व्यूअरशिप मिल रही हो, बट वो ज़्यादा दिन तक नहीं करता, मतलब सरवाइव नहीं कर पाता है। सरवाइव वही करता है जो सहज है, जो स्वाभाविक है, जो प्राकृतिक है। सर, आपने नायक की बात करी और हमारे जो समाज के आदर्श उनकी बात करी, तो इसी से संबंधित एक मेरा सवाल है कि आज जो भी एक बच्चा है या जो भी एक युवा होने की राह पर है, वो देखता है कि समाज में किस प्रकार के लोगों को सम्मान मिलता है, किस प्रकार के लोगों को प्रसिद्धि मिलती है, और उसके मन में उसी तरह की भावनाएं आती है कि मैं भी वैसा हूँ, मैं भी उसी राह पे चलूँ। तो हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पे कि किसी को भी प्रसिद्धि मिल जाती है, लाइक कि उनके जो चारित्रिक गुण हैं, उनके पास व्यक्तित्व कितना है, उनके पास बुद्धि कितनी, उनके सोचने समझने की क्षमता कैसी है, उनके अपने मूल्य कैसे हैं, उन सब से हट कर वो कितना ज़्यादा भीड़ को खींच सकते हैं और कितना ज़्यादा ऐसी बातें कर सकते हैं जिनसे विवाद पैदा हो। उन्हें हम अपना आदर्श, हम पर वो थोपे जा रहे हैं, हम बना नहीं रहे, हम पे वो थोपे जाते। तो ऐसे में कोई एक ऐसा बच्चा है जो अपनी एजुकेशन पे लगा हुआ है, या जो ऐसा सोच के बैठा है कि मैं पढ़ूँ लिखूँ या मैं कोई विज्ञान में नई खोज करूँ जिससे समाज का कुछ भला हो, तो कहीं ना कहीं वो अपने आप को ठगा हुआ सा महसूस करता है कि मैं इतनी पढ़ाई लिखाई करूँ, मैं इतनी मेहनत करूँ, या मैं कुछ बौद्धिक जो क्षेत्र है उसमें काम करूँ, और लेकिन जो समाज जिनको सराहों पे बिठाते हैं वो ऐसे लोग हैं जो समाज के लिए कतई कल्याणकारी नहीं है। हमारे अगर कोई भी बहुत बड़े हीरो हों या कोई बहुत बड़े सेलिब्रिटी हैं, अभी देखिए कोरोना काल आया था, उसमें कोई भी सेलिब्रिटी काम नहीं आया। वो काम आए हमारे डॉक्टर, हमारे इंजीनियर, तो जो वाकई में जो समाज का रियल जी इनका कैसे कहा वो पीछे रह जाते हैं, और जो रियल हीरो है वो आगे रहते हैं। देखिए, ऐसा है, ये सिलसिला शुरू हुआ इंस्टेंटिज्म से। जब इंस्टेंट चीज़ों का दौर आया, 2 मिनट में नूडल, 2 मिनट में चाय, 2 मिनट में कॉफ़ी, और हर चीज़ 2 मिनट में, तो फिर शॉर्टकट शुरू हुआ। तो समाज में होता क्या है कि जो सॉफ्टवेयर में पहले आता है वो हार्डवेयर में भी कन्वर्ट होता है। तो जब इंस्टेंटिज्म शुरू हुआ तो इंस्टेंट में चीज़ों ने फिर अब
रील में तो वर्चुअलिटी में तो इंस्टेंट चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि नहीं पता आपने कब कैमरा सेट किया, कहाँ से सीन कट किया, कहाँ जोड़ दिया, और हीरो 100 मंजिल की बिल्डिंग से झट से नीचे कूद गया, और वो रस्सी आपने जो हार्नेस बंधी थी वो गायब कर दी, वो दिखा दिया आपने। तो बच्चों को तो लग रहा है कि ये शक्तिमान घूमता है और ये घूम के हवा में उड़ जाता है। तो जिन बच्चों ने शक्तिमान को शक्तिमान समझ लिया था, दसियों बच्चे बेचारे मतलब उनके साथ दुर्घटना घटित हो गई। तो ये तो हमको तय करना है कि कौन सा वर्चुअल है, कौन सा रियल है। ये जो लेंस है ये वर्चुअलिटी और रियलिटी का भेद मिटा रही है। और अब आप एक सिंपल एग्जांपल देखिए, जब फूड के जो ऐड आते हैं, या आप किसी टीवी शॉप पे जाइए जहाँ टीवी बिकते हो, और जब आप देखेंगे सारे टीवी चलते रहते हैं, उनमें जो कलर कंटेंट आता है वो इतना मेस्मराइजिंग होता है, वो इतना आकर्षक होता है, जबकि उसको हाईली विजुअल इफेक्ट से तैयार किया जाता है और तैयार करके आपको परोसा जाता है। तो ये जो शॉर्टकट है, कट पेस्ट है, एडिटिंग है, इस सब ने हम लोगों को भ्रमित कर दिया है। ये जो वर्चुअल प्रोडक्ट बन के आया है ये हमको रियल लगने लगा है। तो जब रियल लगने लगा है तो उसी को हम कॉपी कर रहे हैं। हम नहीं जानते कि उसके पीछे कितनी मेहनत है, कितना समय लगा, कितनी लेबर लगी, कितना मनी लगा। तो हम लोग भी एक शॉर्टकट ढूंढने लगे हैं, और जो बहुत जल्दी आसमान पे छा जाएं वो हमारे रोल मॉडल बन गए। क्योंकि हमने देखा कि 1 साल में, 2 साल में, क्योंकि आप अच्छी तरह जानते हैं, जो आपने कहा कि एक बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है, तो डॉक्टर बनने के लिए उसको हाई स्कूल और इंटर और कम से कम 2 साल तैयारी, 3 साल तैयारी, नीट या जेईई जो भी वो करना चाहता है, तो 6 साल का ये रिगरस कंटिन्यूअस हार्ड वर्क के बाद ये उसको मिलेगा। और उसमें उसके माता पिता भी कंटिन्यूअस उसके साथ लगे रहते हैं कि मम्मी उसको दूध दे रही हैं, वो बोर्नविटा दे रही हैं, इतने बजे सो जाना, इतने बजे उठ जाना, उसकी डाइट का ख्याल रख रही हैं। तो पूरी फैमिली का कंट्रीब्यूशन होता है। तो 6 साल बाद उसको कोई इतना हाईलाइट नहीं करता। हाँ, एक दिन टीवी पे छप जाता है, फिर वो 5 साल तक पढ़ता है, और जब वो 15 साल बाद डॉक्टर बनता है तो तब कई पेपर में छपता है कि डॉक्टर साहब ने सफल ऑपरेशन कर दिया। मगर दूसरा एक आदमी 15 महीने में कहीं से कहीं पहुंच जाता है। कोई कंटेंट बनाएगा, दूसरे दिन लोग तो वो जो रियल हीरो हैं, उन रियल हीरो को हमारे वर्चुअल हीरो ने पुश बैक कर दिया है। तो ये समाज को देखना है, समाज को पहचानना है कि कौन रियल है, कौन वर्चुअल है। और वर्चुअलिटी के सामने अपने आप को रियलिटी में प्रस्तुत करने का जो चैलेंज है, ये उसको बखूबी सफलतापूर्वक कर पा रहा है। तो ये जिम्मेदारी उन लोगों की है कि वो जटिल सामाजिक यथार्थ के बारे में लोगों को बताएं। रियलिटी वर्चुअलिटी में कन्वर्ट होने के लिए बहुत समय लगता है। मुझे आपके कैमरे के सामने आने के लिए पता नहीं कितने समय बाद में मैं आ पाया, तो उसके पीछे की जो रियलिटी है वो तो किसी ने नहीं देखा। परंतु अगर मेरे व्यूज़ बढ़ जाएंगे तो आप कहेंगे देख साहब 4 घंटे में इनके इतने व्यूज़ हो गए हैं। तो उस 40 अभी जो मेरा एज ग्रुप है, तो उसको कौन देखेगा कि 1000 व्यूज़ होने पे भी ये यहाँ तक कैसे पहुँचे हैं। जो कंटेंट दे पा रहे हैं वो कितना वर्चुअल कंटेंट है, कितना रियल कंटेंट, कितने सालों की मेहनत है। तो इसलिए समाज में ये चीज़ें ज़्यादा प्रभावशाली तरीके से काम कर रही हैं। और वो जो हीरोइज्म है, वर्चुअल हीरोइज्म है कि एक हीरो 50 लोगों के साथ झगड़ा कर रहा है, और एक चाकू वाला आदमी आ गया तो एक ही मार के चला गया, कमजोर आदमी, पिटू आदमी था। वही हीरो जब फिल्म में था तो पता लगा कि वो सैफ अली खान के घर में हुआ था। हाँ। टिटीरी से आया, एक फिल्म आई थी तो वो तो वहां से ले आए थे उसको, कहाँ से, किसी विदेश से उठा लाए थे हीरोइन को किसी फिल्म में। तो वो ना AK-47 से, वो AK-47 से भी लड़ रहा था, यथार्थ में एक चाकू वाले ही आदमी ने उनको मतलब हॉस्पिटल पहुंचा दिया। तो ये फर्क हमें समझना पड़ेगा कि वो हीरो है मगर उसकी सपोर्ट के लिए कैमरामैन है, प्रोड्यूसर है, फाइटिंग मास्टर है, तमाम सीन लिखे गए हैं। यानी कुल सरल शब्दों में समझा जाए तो रियल लाइफ को समझने के लिए रियल लाइफ से बाहर आना पड़ेगा। बिल्कुल, आपको वर्चुअल लाइफ को समझने के, रियल लाइफ को समझने के लिए वर्चुअल लाइफ से बाहर आना पड़ेगा। वर्चुअलिटी हैज बिकम, कंटेंट आपको क्या देखना है ये आप सुनिश्चित करें। समाज में परोसा बहुत कुछ जाता है, और बदलते हुए दौर में और भी चीजें आपके पास आएंगी। डार्क वेब आएगा, डार्क कॉमेडी आएगी, लेकिन आप चयन करें कि आपको भारतीय सभ्यता संस्कृति को बचाने के लिए देखना क्या है। तो आज हमारे साथ बतौर मेहमान अर्जुन देव भारती साहब थे, जिन्होंने बताया कि कंटेंट पे सेंसरशिप कैसे हम अंकुश लगा सकते हैं। तो आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो को लाइक शेयर करना एकदम ना भूल लीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।